नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने के 1 साल बाद गजब के निकलकर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने के 1 साल बाद राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लेने का एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। बॉन्ड की जगह इलेक्टोरल ट्रस्टों से चंदा दिया जा रहा है। 2024 और 25 में इलेक्टोरल ट्रस्टों से राजनीतिक पार्टियों को कुल 3811 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। इस पूरे डोनेशन में सबसे ज्यादा 82 करोड़ का चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला, यानी कि बीजेपी को 3112 करोड़ रुपए मिले हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बंद होने के बावजूद 1 साल में बीजेपी को कांग्रेस और विपक्षी दलों के मुकाबले कितना ज्यादा चंदा मिला है, कितना मिला है, किसने दिया है, पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने हजार करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में जमा हो चुके हैं और किस प्रकार से कंपनियों पर दबाव बना के कंपनियां डर के मारे कैसे किसको कितना चंदा दे रही हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आपने देखा होगा पिछले साल तो हमने काफी ज्यादा चर्चाएं की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और जब वो बंद किया गया तो उसके बाद हमें लगा कि अब कम से कम कुछ ना कुछ पारदर्शिता आएगी सिस्टम में, और जो करोड़ों की चंदा दिया जाता था पार्टियों को, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता ही था, तो उस पर अब रोक लगेगी। लेकिन कल इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई है उसने बिल्कुल ही बवाल मचा दिया, और जिस प्रकार से चंदा मिलने की बात सामने आ रही है उससे तहलका मचा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड बंद होते ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बरसे करोड़ों, जाने बीजेपी और कांग्रेस को कितना चंदा मिला। आगे एक और खबर है जिसके जरिए बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिला 3811 करोड़ का चंदा। बीजेपी के खाते में कितना, तो ये बीजेपी के खाते में कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, इसको लेकर के जो एक ग्राफिक्स है वो मैं दिखाना चाहूंगी। और देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी को रिकॉर्ड चंदा। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव वाले साल में बीजेपी को 6088 करोड़ का चंदा मिला। ये रकम पिछले साल के 3967 करोड़ के मुकाबले लगभग 53% ज्यादा है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म, फिर भी बीजेपी की तिजोरी जो है वो लबालब है। और फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के चंदे पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फिर आगे लिखा हुआ है कि 2024-25 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 522 करोड़ रुपए। सभी अन्य विपक्षी दल लगभग 1343 करोड़ रुपए, जबकि अकेले बीजेपी को इससे कई गुना ज्यादा चंदा मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुल मिलाकर के 1900 करोड़ भी नहीं बनते सारे विपक्षी दलों के मिला करके, और बीजेपी अकेले उसके 688 करोड़ रुपए जो है वो हो गए हैं। तो इतना ज्यादा 6088 करोड़ रुपए, तो धनबल के मामले में कोई मुकाबला नहीं है, चंदे के मामले में दूसरे राजनीतिक दलों का कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी के साथ। और इसके बाद में जो कंपनियों ने, जिन कंपनियों के द्वारा, जिन ट्रस्टों के द्वारा चंदा दिया गया है उसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, और उसकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और जिस प्रकार से लगातार ये मामले सामने आ रहे थे और अब फिर से जो रिपोर्ट सामने आई है इस पर से अब पर्दा उठ गया है, और ये बता दिया गया है कि आखिरकार किसको कितना करोड़ चंदा दिया गया है, किस ट्रस्ट के द्वारा। तो ये जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है इसके द्वारा 2668 करोड़ रुपए इसको मिला कंपनियों के द्वारा, और बीजेपी को इसने 2180 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस को 21 करोड़, यानी कि बीजेपी को 2100 करोड़ और कांग्रेस को 21 करोड़। फिर प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट है और उसने 914 करोड़ रुपए उसको मिले, और 757 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को दे दिए, और केवल 77 करोड़ रुपए दिए कांग्रेस को। फिर ये न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, 160 करोड़ रुपए मिले उसको, और जिसमें से उसने 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए, 5 करोड़ रुपए उसने दिए कांग्रेस को। फिर आप देखिए कि एक और ट्रस्ट है हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसने 35 करोड़ रुपए उसको मिले, जिसमें से 30 करोड़ उसने बीजेपी को दे दिए, कांग्रेस को एक भी रुपए नहीं दिया। फिर एक और ट्रस्ट है जिसमें 25 करोड़ रुपए उसको मिले, 21 करोड़ बीजेपी को दिए, कांग्रेस को 0। फिर समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने 6 करोड़ रुपए इसको मिले, 3 करोड़ इसने बीजेपी को दिए, बाकी 0 दिए कांग्रेस को। और एक है जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसको 1 करोड़ रुपए मिले, जिसने मतलब किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिए। फिर जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट है, 19 लाख रुपए मिले, जिसमें से 9 लाख रुपए दिए बीजेपी को, 9 लाख रुपए दिए इसने कांग्रेस को।
फिर एक और ट्रस्ट है, उसको 7 लाख रुपए मिले तो उसने सारे बीजेपी को ही दे दिए। तो ये पूरा है 3811 करोड़ रुपए टोटल है, जिसमें से 3112 करोड़ रुपए मिले बीजेपी को और केवल 298 करोड़ रुपए मिले कांग्रेस को। तो 298 करोड़ कांग्रेस को मिले हैं। तो इसको लेकर के जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिससे सबसे ज्यादा चंदा मिला है, तो इसको लेकर के लिखा गया है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट बीजेपी को चंदा देने वाला मुख्य डोनर बनकर उभरा है, जिसने पार्टी को कुल मिलाकर 2180 करोड़ रुपए दिए हैं। और इस ट्रस्ट को मुख्य रूप से जिंदल स्टील एंड पावर, मेधा इंजीनियर्स, भारतीय एयरटेल और विंडो फार्मा और टोरंटो फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियों से फंड मिला था। प्रूडेंट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप और टीडीपी को भी दान दिया, लेकिन इसके कुल 2668 करोड़ रुपए के फंड का लगभग 82% हिस्सा अकेले बीजेपी को गया। तो ये पूरा सर मामला है, आपने देखा और हमने बताया कि किस प्रकार से किसको कितना जो है दिया गया चंदा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो ये दूसरा तरीका निकाल लिया चंदा लेने का। तो क्या फायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करने का जो फैसला था, उसका फायदा क्या निकल करके सामने आया सर? जय संविधान। देखिए, फायदा तो निधि वैसे भी कोई निकल के नहीं आया, क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड का उन्हें असंवैधानिक घोषित किया था, उसका फायदा क्या हुआ? जिस पार्टी के पास जितना पैसा था, उस पार्टी के पास उतना पैसा पड़ा हुआ है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो ट्रस्ट बनाए गए हैं, इनके ट्रस्टीज का नाम पता चले और ये पता चले कि भाई देखिए, अगर कोई भी आपने ट्रस्ट बनाया तो आप किसी राजनीतिक दल को या किसी को भी पैसा देते क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों देते हैं, व्हाट इज द रीजन, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। और अगर ये अमेरिकन कोर्ट जैसी स्थिति हमारे देश के अंदर होती, तो अगर इसकी जांच हो, पता ये चले, जैसे चुनावी बॉन्ड में पता चला था कि देयर वाज ए कोरिलेशन बिटवीन वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द मनी दैट वाज गिवन बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, मेधा इंजीनियरिंग के बारे में खैर आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीजें जो है, बेसिकली इशू ये है, जहां पे ये अगर ट्रस्ट हैं, ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके कोई घोषित कार्यक्रम होंगे, किस वजह से ये ट्रस्ट बनाया गया है। अगर केवल चंदा, चुनावी चंदा देने के लिए बनाया गया है, तो चुनावी चंदा आखिर आप क्यों देते हैं? जो पैसा है आपका, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आया है, उसके जो देने वाले हैं, उसके जो ट्रस्टीज हैं, उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि ये पैसा, मान लीजिए आज के तारीख में एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत बड़े हैं। आज के तारीख में एनसीआर के अंदर हवा इतनी ज्यादा दूषित है, पानी इतनी ज्यादा दूषित है। और आपको पता होगा चीन का, मैं एक बीबीसी का कार्यक्रम देख रहा था, चीन में आज से 20 साल पहले यही स्थिति थी जो आज हिंदुस्तान में है। वहां भी एक्यूआई लेवल ऐसा ही था, वहां भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, लोगों को सांस लेने में परेशानी आती थी। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार के स्टेप्स लिए, जो भारत में भी लिए जा सकते हैं। तो अगर ये ट्रस्ट का पैसा उसके लिए लगाया जाए और उसमें ये हमारे लोग स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, हमारे एनसीआर के लोगों को, उसको ठीक किया जाए, पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, लोगों के लिए मकान बनाए जाएं उनके लिए। तो ट्रस्ट का मतलब तो ये होता है कि जिसमें हमारे देश के जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको कोई फायदा मिले। अब आपने चुनाव में पैसा दे दिया, चाहे कांग्रेस को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, किसी पार्टी को दिया, ये इशू है। अच्छा, मानी बात है कि जब 83-84% आप बीजेपी को दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकारें हैं 83-84%, इसका माने कोरिलेशन है, कहां सरकारें हैं और कहां आपको चंदा मिलता है। आप कांग्रेस का भी पता चलाएंगे तो वहां पे जहां तेलंगाना में या कर्नाटका में या हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे होंगे, मुझे उस वजह से उन्हें शायद 5-6% का चंदा मिल गया होगा। तो देखिए, ये पैसा, ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप ट्रस्टी हैं, आप जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके ट्रस्टी हैं। और वो बनाया गया है ट्रस्ट इसलिए कि आप, जैसे आपको शायद नहीं ख्याल होगा, एक बार घनश्याम दास बिरला जो इतने बड़े पूंजीपति थे और भारत के बिल्कुल नींव के निर्माता थे हमारे औद्योगिकीकरण के, एक बार घनश्याम दास बिरला जी मोमबत्ती जला रहे थे माचिस से। अब 10-12 मोमबत्तियां थी, एक माचिस की तीली से जलाने लगे। जब 9वीं या 10वीं तीली जलाने लगे तो उनके हाथ जलने लगे। तो लोगों ने कहा, बाबू ये क्या कर रहे हैं, आपका हाथ जल रहा है। तो उन्होंने कहा, देखो मैं इस समय एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहा हूं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रस्टी है, आई एम ए ट्रस्टी। महात्मा गांधी भी यही कहते थे। ये भाई ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं, एलआईसी के चेयरमैन हैं, स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है, तो आपको एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। ये लोगों ने जो आपको अपना ट्रस्ट, जैसे बैंक में मैं अगर पैसा जमा कराता हूं, एलआईसी में पैसा जमा कराता हूं, लाखों करोड़ों लोग जमा कराते हैं,
तो उसका जो चेयरमैन एमडी है उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनके ट्रस्ट के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो अगर आप इस प्रकार से, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी, कैसे चुनाव आप कहेंगे लोकतंत्र? भाई मेरी जेब में मान लीजिए 50 लाख रुपए है, निधि के पास 50 रुपए है, तो हम लोग कैसे कॉम्पीट करेंगे मार्केट के अंदर? हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड में क्यों आएंगे? तो जैसे अमेरिका के अंदर होता है, बहुत अच्छी बात है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को बुला लिया जाए, राहुल गांधी और माननीय मोदी जी को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए, सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चले, हर मुद्दे पे बात हो, इकोनॉमिक इश्यूज पे हो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हो, कंपटीशन हो, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि दोनों में से कौन अच्छा जानकार है, किसे हमारे इश्यूज के बारे में पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि धन शक्ति से ही बाहुबल निर्धारित होता है। भाई आप देखिए आज का जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आज के जो कलयुग का समय है, बिना पैसे के तो कोई काम करता नहीं है, और पैसे की जरूरत भी है लोगों को। तो गरीब आदमी को, जिसको 10,000 रुपए आपने बिहार के अंदर दे दिए, और वो भी आपको किसी और फंड से पैसा मिला था, डाइवर्ट करके दे दिए, तो इशू ये है कि अगर आप किसी को भी, भूखे आदमी को खाने को दे देंगे, तो मानी बात है कि वो आपको वोट भेज देगा। तो उससे लोकतंत्र कहां से बचा? तो अगर आपको मूल भावना, जो भारतवर्ष की मूल भावना है, उसे बरकरार रखना है, और जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सारे लोगों ने त्याग दिया, सरदार भगत सिंह, पंडित जी शेखर आजाद ने अपना जीवन कुर्बान किया, उस देश की अगर आपको स्थापना करनी है तो कुछ मर्यादाएं आपको स्थापित करनी होंगी। और मर्यादाएं स्थापित करने के लिए अगर मैं सारी शक्ति अपने पास ले लूं और अपने प्रतिद्वंदी के हाथ पीछे बांध दूं और फिर उसके बाद कहूं कि आओ मेरा तुम्हारी कुश्ती हो जाए, ये कैसे होगा? अरे कम से कम जो नियम है, इस मामले में तो महाभारत के अंदर भी कम से कम उन्होंने नियमों का पालन तो किया था, कोई सिद्धांत थे, सूर्यास्त होने के बाद एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, जहाँ के जो उनके घायल सैनिक हैं उनको पानी पिलाने की, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, वहां पे कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। तो कुछ जीवन के सिद्धांत होने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है। वरना इस प्रकार से अगर बिल्कुल जिसके हाथ में सत्ता है, तो वही जो कहावत है पुराने जमाने की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड कहां बचेगा? ब्यूरोक्रेट्स भी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि सत्ता आपके पास है, पैसा भी आपके पास आ जाएगा, पैसे होंगे तो गुंडे बदमाश आपके पास आ जाएंगे। तो ये फिर लोकतंत्र कहां से बचा? फिर आप 100% सीट ले लीजिए, फिर उसके बाद जनता को या तो इतनी ज्यादा जागरूक जनता हो जाए, जैसे महात्मा गांधी के जमाने में हुई थी, जबकि संचार माध्यम भी नहीं थे, इसके बावजूद लोग जागृत हो गए थे और महात्मा गांधी के पीछे चले गए थे। तो लेट अस वेट फॉर दैट टाइम, जब जनता खुद खड़ी हो जाए और ये कहे कि नहीं इस प्रकार का नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो देखो निधि अपने बचपन में प्रयाग के अंदर बाबा राम हजारे यादव इलेक्शन लड़ते थे, इनके खिलाफ ये वाजपेयी हैं, क्या नाम था उनका, वो वाजपेयी सिटी नॉर्थ से इलेक्शन लड़ती थी और उनके पास बड़ा पैसा था, कांग्रेस की थी, और बाबा राम हजारे यादव साइकिल से चला करते थे। तो हमारे तो आदर्श बाबा राम हजारे यादव होते थे, हम लोग हमेशा उनकी कन्विंसिंग करते थे, क्योंकि हमें सादगी पसंद थी, भारतीयों को सादगी पसंद थी। लेकिन आज के तारीख में दारू बटेगी, पैसा बटेगा, लोगों को इनाम पैसे दिए जाएंगे, थानेदारों को 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति होगी और विपक्षी दलों के लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, वोटर के कनपटी में बंदूक रखी जाएगी, अगर इस प्रकार से होगा तो लोकतंत्र की दुहाई फिर तो नॉर्थ कोरिया, रूस और चीनी बन गए ना। तो हमें अगर एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना करनी है। अच्छा, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आज के तारीख में निधि, भाई देखिए अभी तक हमको ये लग रहा था, उम्मीद नाउम्मीद हम हो गए थे कि गोदी मीडिया भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा और अखबार भी कुछ नहीं करेंगे। भाई मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं जब इमरजेंसी लगी थी और रामनाथ गोयनका और इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे प्रमुखता से लड़ाई लड़ी थी लोकतंत्र को बचाने की, लेकिन इधर इंडियन एक्सप्रेस ने भी कंप्रोमाइज कर लिया था। तो मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं कि इंडियन एक्सप्रेस भी खुल के बोल रहा है, अर्नब गोस्वामी भी तिहाड़ी चौधरी के खिलाफ भिड़े हुए हैं, तिहाड़ी चौधरी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भिड़े हुए हैं। तो कम से कम इसका माने ये लग रहा है, ये देखिए होता क्या है जब आपके पास बहुत पैसा निधि हो जाता है ना, ऐसा देखो हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा भी सुख का द्वार नहीं है। हम मध्यम वर्ग हैं तो हमें तब भी कष्ट है, क्योंकि हमें यह है कि यार गर्म कपड़े भी लेने हैं, खाना भी खाना है। वो गरीब आदमी बेचारा वो पत्थर में आराम से अपना
तान के सो जाता है, मकान नहीं, मकान तोड़ दिया, बुलडोजर योगी जी ने तोड़ दिया, इवन देन ही सर्वाइव्स, क्योंकि उसको नींद इसलिए आ जाती है, मेहनत करता है और अपेक्षा कुछ नहीं होती। जैसे जैसे आपके पास धन संपदा बढ़ती जाती है, आपकी अपेक्षाएं होती जाती हैं कि जो मैंने कमाया है इसको बचाना कैसे है, अगली पीढ़ी के लिए, 7 पीढ़ी के लिए कैसे बचाना है, और उसी कशमकश में आदमी जो है खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इश्यू ये है कि अगर हमें अपने देश के अंदर वो मर्यादाएं जिनके लिए हमारा देश जाना जाता था उसको अगर स्थापित करना है, तो ये तो समाज को भी सोचना होगा, समाज को भी ये बात समझनी होगी। राजनीतिक दलों से तो मैं कोई अपेक्षा नहीं करता, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ यह लेख इस बात का उल्लेख कर रहा है कि हाँ, अब जो अखबार दबे हुए थे वो शायद निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी भी पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिन से उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन जिस दिन वो बुलाएंगे पहला सेंटेंस में यही कहूंगा कि अर्नब जी, आपने जर्नलिज्म जिसको आप भूल गए थे दोबारा शुरू कर दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और कृपा करके इसको जारी रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो हिरेन जोशी का फोन आ जाए और आप पलट जाए। बिल्कुल सही बात है सर। और मुझे लगता है कि हिरेन जोशी इन दिनों एक्टिव नजर नहीं आ रहे, इसीलिए उनके जो दोनों लोग हैं वो भिड़े जा रहे हैं, चाहे सुधीर चौधरी हो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। फिलहाल सर हम जो चंदे की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड को उसने रद्द तो कर दिया था जो स्कीम थी, लेकिन इसका असर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। हमने अभी तक यही देखा, और अब ये चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिल रहा है, और कुछ कंपनियां मिल करके एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए पैसा देती है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट ये पैसा पार्टियों को चंदे के तौर पर देता है। तो पहले तो कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड में ये था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अब तो भाई ट्रस्ट है, किसी को नहीं पता कि किसने किसको कितना चंदा दिया, सब ऐसे ही हो रहा है। और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीजेपी की तिजोरी जो है वो भरने का काम कर रही है, और पिछले 20 सालों में कितना बढ़ा ये आंकड़ा, कितने पैसे जमा हो गए हैं बीजेपी की तिजोरी में, इसको लेकर के संसद के अंदर अजय माकन जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने सारे आंकड़े रखे थे। और आंकड़े रखते हुए क्या बताया था, उनका छोटा सा वीडियो है, पहले वो सुनवाते हैं। 295 से ये जंप करके कितना हो गया, 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ, 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था, 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है, 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया, 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है, 99:1 का रेशियो, 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। तो सर ये अजय माकन है और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से सवाल उठा रही है कि कोई मुकाबला ही नहीं है धन के मामले में, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बची ही नहीं है, आसपास तक भी मामला नहीं है। और ये भी विपक्षी दल आरोप लगाते आए हैं कि कंपनियां डरती हैं दूसरे दलों को चंदा देने से, कहीं ईडी की छापेमारी ना हो जाए, कहीं दूसरे विभाग, दूसरी जांच एजेंसियां मामले ना खोल दें, तो इसीलिए भी बीजेपी को ज्यादा चंदा मिलता है। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कंपनियों को लगता है कि बीजेपी को मोटा चंदा देने से हम सेफ हो जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति की जा रही, ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। तो कैसे, किस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं ज्ञानेश कुमार जी? नहीं, ज्ञानेश कुमार की कहां लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते हैं, वो इस तरह की बात कहां करते हैं। मैंने कुछ यहाँ रामलीला ग्राउंड जैसे मैं गया था अभी, तो वहां मेरे बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से बात हुई जो अपने एरिया के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया, साहब हमारे घर से हम कार्यालय चलाते हैं,
चाय का, नाश्ते का, जो भी कार्यकर्ता हमारे घर में आते हैं वो हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। अब ये देश की जनता को ये समझ में आता, देख के नहीं आता है क्या? आप चले जाइए लखनऊ के अंदर, जो पार्क रोड के अंदर उनका ऑफिस है कांग्रेस का, वो किस डिप्लीटेड स्थिति में, किस प्रकार का ऑफिस है वो, बिल्कुल पुराना, उसमें पुताई भी नहीं, अब हुई है शायद पुताई, मतलब इस तरह का बदरंग ऑफिस। और एक तरफ आप आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर देख लीजिए। तो लेकिन मुश्किल क्या है, देखिए जनता, जो अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, और ये बड़ा सिद्धांतिक मुद्दा है जो जनता को समझना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा ये सब सच वच कुछ नहीं होता, सत्य कुछ नहीं होता, ताकत सब कुछ होती है, और इसमें सच्चाई भी है। देखिए ताकतवर आदमी की तो गलत बात को आदमी स्वीकार कर लेता है, समाज स्वीकार कर लेता है, और कमजोर आदमी की सही बात को भी स्वीकार नहीं करता। यहां तक तो मोहन भागवत सही है, लेकिन वो महात्मा गांधी के सिद्धांत, वो भगवान श्री राम के सिद्धांत, वो हमारे सनातनी सिद्धांत, जिसमें हम कहते थे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। लेकिन अगर ताकत, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं जो मोहन भागवत कह रहे हैं, तो लड़ाई जो है वो ताकत के और सत्य के बीच में है। लेकिन सत्य हार रहा है, सत्य पिछड़ रहा है। अब कब तक पिछड़ता रहेगा, कब तक असत्य हारेगा, तब तक ये ताकत जीतेगी, और जो जिसकी लाठी है उसकी भैंस होगी, ये तो अब समय बताएगा। हमारा तो चलो समय काल निकल गया है, लेकिन अब देश को कभी ना कभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी देशों में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। भाई नेपाल के अंदर क्या हुआ था, नेपाल के अंदर भी ऐसे ही आपने देखा था कि बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनके बेटे ऐश करा करते थे, और देश की साधारण जनता है वो सड़क पे संघर्ष करती थी। यही बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं, हर 6 महीने के बाद एक आंदोलन हो जाता है। श्रीलंका में आपने देखा, बहुत सारे देशों में आपने विश्व के अंदर देखा। लेकिन हम भारतवासी जो हैं बड़े संतोषी हैं, हम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि अरे भगवान जैसा करे, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हम उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भगवान श्री राम तो खुद कहते हैं ना, भैया तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं तो केवल तुम्हारे मार्ग को खोल दूंगा और रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा। तभी कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो देखिए, लेकिन हम लोग हैं बड़ा आलसी लोग हैं, अब क्या शब्द और बोलूं, हम लोग बड़े निर्लज्ज लोग हैं, हम भारतीय बड़े दुष्ट हैं, हम पाखंडी हैं, हम ढोंगी हैं। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय अगर विश्व में कहीं होता है तो मेरे देश में होता है। और मैं भारत माता को बहुत प्यार करता हूं, भारत माता की जय। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमसे ज्यादा पाखंडी पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं। और सर आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात की, तो जो उनका प्रोग्राम हो रहा था कोलकाता में, जो संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर, तो उसी दौरान उन्होंने एक और बात कही थी बीजेपी को लेकर के, कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि संघ को बीजेपी के साथ के चश्मे से समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि संघ को बीजेपी से जोड़कर मत देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है और संघ अलग है। इस पर जो है अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, और कांग्रेस की जयराम रमेश और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, पहले उनका वीडियो सुनवाते हैं, फिर इसके बाद आपकी राय। फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस को। और क्या कहा था सरदार पटेल ने गुरु गोलवाल को, आप एक सीक्रेट सोसाइटी हो, एक संस्था बनो, पारदर्शिता लाओ, ये गुप्त तरीके से काम मत करो। ये तो सरदार पटेल का खत है, सरदार पटेल के बयान है। और 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, 50 साल राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया नागपुर में, इनके हेडक्वार्टर्स पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया गया। पुतले जलाए गए 30 नवंबर 1949 को। संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949, 3-4 दिन के अंदर रामलीला मैदान में अंबेडकर के पुतले, पटेल साहब के पुतले, जवाहरलाल नेहरू के पुतले, महात्मा गांधी के पुतले। और कौन सी विचारधारा है जिसने एक माहौल पैदा कर लिया, जिसके माहौल के कारण महात्मा गांधी मारे गए? कौन सी वो संस्था थी, कौन सी विचारधारा थी?
और आज भी एक सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के सांसद, बीजेपी के सांसद, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उनसे पूछा गया एक साल पहले, कुछ महीने पहले उनसे पूछा गया, गांधी या गोडसे, आपका क्या विचार है, गांधी या गोडसे? वो कहते हैं मुझे सोचना पड़ेगा। और ये बीजेपी के सांसद आज लोकसभा के सांसद हैं, वो उनको टिकट दिया, वो जीते, जितवाया गया उनको, और वो कह नहीं सकते गांधी या गोडसे। किसी व्यक्ति, हाँ सोचना पड़ेगा, हाँ वो कहते हैं, उनका जवाब है तो सोचना पड़ेगा। और ऐसे लोग राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो संघ ने भाजपा को छोड़ के किसकी वकालत की है? संघ किस काम में शामिल होता है सिवाय जहां भाजपा न हो उसके अतिरिक्त? तो भाजपा को पैदा किया है संघ ने। संघ में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, और जो भाजपा में वो कहते हैं हम संघ के लोग हैं। तो इनका चोली दामन का रिश्ता है। दूसरी बात, संघ को क्या कभी आपने भाजपा की बुराई करते हुए सुना? एक भी किसी मुद्दे पे बड़े से बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी कर ले, पूरा देश बेच दे, जंगल बिक रहा है, संघ बोलता है। पार्टियां तोड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। कभी आपने आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान सुना कि ये गलत कर रहे हैं? एक से एक बेईमान चोर को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कभी आपने संघ की तरफ से कोई आलोचना सुनी? तो संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संघ का काम है बीजेपी के गुनाहों को छिपाना और चुनाव में इन के इन प्रकारेण बीजेपी को जिताना। यही काम कर रहा है संघ। तो सर, यहाँ पर संजय सिंह कह रहे हैं कि जो आरएसएस है उसका तो काम ही है बीजेपी को किसी भी तरीके से जिताना। उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ अलग है, तो हम उसको अलग चश्मे से कैसे देख सकते हैं जब हम सारे चुनावों में यही देखते हैं? भाई निधि, ये बताओ, मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी क्यों मिली है? जब राम जन्मभूमि का कोई भी कार्यक्रम हुआ, उसमें मोहन भागवत किस हैसियत से गए थे? मोहन भागवत को इतना ज्यादा सरकारी पैसा क्यों खर्च किया जाता है? क्या ये बात सच नहीं है? सरदार पटेल ने तो बैन किया ही था आरएसएस को। इंदिरा जी के सामने भी जब इमरजेंसी लगी थी, आरएसएस की तरफ से प्रस्ताव गया था कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं और आप हम पे हल्का हाथ रखें। खैर, वो बात आई गई, हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है, कांग्रेस के जमाने में तो आरएसएस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और बीजेपी के जमाने में बड़े बड़ी अट्टालिकाएं उनकी बन गई। हमने तो बचपन में वो आरएसएस देखी है जिसकी हम ये प्रशंसा भी करते थे। साइकिल पे चलते थे, थैला लटका के चलते थे, एक साम्यवादी चलते थे, एक समाजवादी चलते थे और एक आरएसएस वाले चलते थे। उनकी पहचान ही ये थी, साइकिल से अपना थैला लटका के और अपना मिशन पे निकल जाते थे। आज के तारीख में चार्टर्ड प्लेन्स पे चलते हैं, 500 करोड़ 1,000 करोड़ की दलाली करते हैं और बड़े बड़े ऑफिसेज में रहते हैं, 5 स्टार ऑफिसेज में रहते हैं। तो भैया, इतना पैसा आता कहां से? ये स्रोत की जानकारी करना, जिनके लिए जीरो टॉलरेंस और करप्शन है, ये स्रोत क्या है, कहां से पैसा आता है? ये कि भारत सरकार की जानने का कर्तव्य और अधिकार नहीं है क्या? 1-1 रुपए के कंट्रीब्यूशन से ये पैसा मिलता है? भाई, 1-1 रुपए के कंट्रीब्यूशन से भी मिलता तो 30 करोड़ लोग भी अगर इनके समर्थक है तो 30 करोड़ रुपए मिलता। हर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिसेज, हर शहर के अंदर। फिर एक इलेक्शन में अपोजिशन के 4 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, इनके 70 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। एरा गहरा नथु गहरा भी हेलीकॉप्टर पे उड़ता है। तो देखिए, ये तो मानी बात है कि देश के अंदर जो इस समय विलासिता और पैसे का खेल चल रहा है, और ये इसमें मानी बात है कि चोली दामन का साथ है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आरएसएस, चलिए एक स्टेटमेंट उनके फेवर में दिखा दे। अच्छा, एक मैं आरएसएस वालों से और प्रश्न पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी से और माननीय मोदी जी से। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है निधि। अब ये जब भी अब देखिए सोशल मीडिया के अंदर भक्तगण क्या कहते हैं, अपोजिशन ने प्रश्न नहीं उठाया, अपोजिशन को हल्ला मचाना चाहिए था। आपको पता है, आज से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, साफ साफ उसमें लिखा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए। शेख हसीना का बेटा ये अमेरिका में बैठ के लिख रहा है कि अगर
बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पे आंख मूंदे रहा भारत, तो बहुत ज्यादा दूरगामी प्रभाव नेगेटिव पड़ने वाले हैं। इसके बावजूद हमारा बांग्लादेश के अंदर, आपने देखा वहां न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ। न्यूजीलैंड के अंदर सिख प्रदर्शन, वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, जैसे हमारे यहाँ उत्सवों में जुलूस निकलता है, और न्यूजीलैंड के लोगों ने उनको घेर लिया कि दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट इंडिया। पूरे विश्व के अंदर हमारे हिंदू और सिख भाइयों के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। जितने हिंदू दूसरे देशों में मारे जाएंगे, वो हिंदू मुसलमान भावनाओं को भड़का के और इलेक्शन जीत लेंगे। इलेक्शन तो आप जीत लेंगे, मेरी भारत माता का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। लेकिन जब देश की चिंता ना लोगों को हो, जब समाज की चिंता ना हो, भविष्य की चिंता ना हो। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, हजारों पेड़ कटे हैं, हजारों पेड़ कटे हैं। अच्छा, अब अरावली पे अटैक करना शुरू कर दिया। अरावली को उसमें खदाने हमारे राष्ट्रीय सेठ खोदेंगे और निकालेंगे। अरे अगर ये होगा, निधि चलिए मैं तो निकल लूंगा, आज से 50 साल के बाद जब तुम दिल्ली घूमने आओगी, यहाँ तुम्हें ऊंट चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा। लखनऊ से लेके आना, और उसके बाद हो सकता है लखनऊ तो भी रेगिस्तान हो जाए, पूरे हिंदुस्तान को रेगिस्तान बना देंगे लोगों के बस चला तो। बिल्कुल सर, और अरावली को लेकर ऐसा नहीं कि विपक्षी नेता ये सवाल उठा रहे हैं, पूरी की पूरी जनता सड़कों पर उतर चुकी है। और हमने देखा कि ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि सारी रोड भरी पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि ये फैसले को कैंसिल किया जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक है, न केवल एक राज्य के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस पर वाकई में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई संज्ञान ले। बहुत बहुत अरे शुक्रिया सर सुप्रीम आपका। कोर्ट ने तो खुद ही ऑर्डर किया है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर खुद ही किया, अभी तो सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट क्या किया है सर, संज्ञान लेकिन लेगा। जिस प्रकार से अब जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट समझेगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है अगर इस प्रकार का फैसला लिया गया है तो। चलिए, आपको आशा है, भगवान करे आपकी आशा पूरी हो, मुझे तो आशा नहीं है बहुत ज्यादा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।